जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां से 12 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अब कैसे आएगा ये भी ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सोशल साइंस है यानी सामाजिक विज्ञान है वह 4 पार्ट में विभाजित है। पहला है आपका इतिहास, दूसरा है नागरिक शास्त्र, तीसरा है भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। तो इन 4 पार्टों में विभाजित है। सबसे मैं पहले क्लियर कर दूं आपको। देखिए इतिहास से 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नागरिक शास्त्र से 2 क्वेश्चन आएगा, फिर भूगोल से 1 क्वेश्चन आएगा और अर्थशास्त्र से 2 क्वेश्चन आएगा। तो 1 2 3 4 2 6 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का आएगा। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब जो 6 क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो जो भी प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड वह 2 नंबर का होगा। और कुल कितने प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में? 6 प्रश्न होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 1 थोड़ा फटाफट हम यहां पे देख लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? निरंकुशवाद क्या है? अगर आपसे बोल दिया जाए निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है या निरंकुशवाद क्या है तो दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, यानी दोनों का उत्तर जो होगा एक ही होगा, चाहे अर्थ पूछा जाए या तात्पर्य, ठीक है। तो आंसर देते समय आप लिखिएगा ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती है, इन्हें ही निरंकुशवाद कहा जाता है। कहने का मतलब ऐसी सरकार जो क्या हो हर जगह से हर तरफ से मजबूत हो उसी को हम निरंकुशवाद सरकार कहते हैं, जिससे हम कोई उनसे निराशा व्यक्त नहीं कर सकते, वो हमें संतुष्ट रख सकता है, ठीक है। ऐसी ही सरकार को हम निरंकुशवाद सरकार कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? और हाँ दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपके ऑल सब्जेक्ट की फ्री में पूरी कोर्स कराई जा रही है। तो आप इससे जुड़कर पूरा आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप 90% प्लस लाना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करके आप रख दीजिए, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और तुरंत आप वीडियो को देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों रूढ़िवाद से क्या आशय है? रूढ़िवाद से क्या आशय है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, वह क्या होता है? रूढ़िवाद हो जाता है, ठीक है। तो रूढ़िवाद से क्या आशय है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है वह रूढ़िवाद से कहा जाता है, यानी रूढ़िवाद का वो आशय कहा जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। देखिए मैं समझाऊंगा नहीं, समझाने लगूंगा तो ये जान लीजिए 2-2 घंटे का वीडियो बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा और जब तैयारी करिएगा ना तो एक तरीके से कहानी की तरह, एक तरफ से कहानी की तरह आप सभी क्वेश्चनों आंसरों को पढ़ जाइएगा। फिर अपने फ्रेंड को पूछने के लिए बोलिएगा या अपने भाई अपने सिस्टर को पूछने के लिए बोलिए कि मैं यहाँ से मुझसे चाहे जहां से क्वेश्चन पूछो, तो वो क्या करेगी जितने भी आप तैयार किए रहोगे उसमें से चाहे जहां से जब क्वेश्चन पूछेगा चाहे जो क्वेश्चन पूछेगा तो आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। अगर दे ले रहे हो तो समझ लिया आपकी तैयारी हो गई, नहीं दे पा रहे हो तो अपने सिस्टर या भाई दोस्त जिससे भी पूछ रहे हो उससे बोलो को आंसर बताए, ठीक है। बोलते बोलते तैयार बहुत जल्दी होता है, जैसे गाना सुनते हो तुरंत याद हो जाता है, उसी तरीके से अगर इसको भी आप सुनोगे ना तो तुरंत याद हो जाए किसी दूसरे के माध्यम से, ठीक है। तो गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। पहला है असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछ लिया जाए असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था तो असहयोग आंदोलन 1921 या 22 में चलाया गया था, इसके बीच में चलाया गया था। ऑप्शन अगर आप विकल्प में पूछेगा तो एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 से 1934 के तक चला था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों
1930 से 1934 तक चला था और असहयोग आंदोलन 1921-1922 तक चला था। ये दो गांधी जी के आंदोलन हो गए। ठीक है, आप लिख दीजिएगा फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। किसके लिए, कब और क्यों लिया गया? देखिए कब की बात आएगी तो 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया, और क्यों लिया गया? ये चौरी चौरा में जो घटना हुआ था उसके लिए यह क्या किया गया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसकी कोई एक शर्त बताइए। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएंगे। तो यही इरविन समझौता में गांधी जी से क्या था? समझौता हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन को करा रहा हूं आप एक नोट्स में लिखिएगा और साथ में तैयार भी करते चलिएगा। जितना मैं प्रश्न कराऊंगा आप उतना तैयार करके चले जाना। एग्जाम में 90% से नीचे रिजल्ट बनेगा ही नहीं बनेगा जितना मैं करा रहा हूं। बस इतना ही आपको ध्यान देना होगा। परीक्षा किस तरीके से देना है, क्या करना है, इस पर भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा। अभी आप कोर्स की तैयारी करिए, जब परीक्षा नजदीक आ जाएगा तो परीक्षा किस तरीके से देना है, कैसे देना है, उत्तर प्रश्न कैसे लिखना है, स्केच कहाँ पे कैसे डालना है, सब मैं आपको बता दूंगा जिससे आपका अच्छा नंबर उठ सके। ठीक है, और हाँ एक आपके लिए टिप्स है, अगर आप का हैंड राइटिंग थोड़ा कम है, जैसे अच्छा नहीं है हमारी तरह, जैसे आपका भी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो आप हैंड राइटिंग को थोड़ा फोकस करिएगा। ठीक है, कम से कम 2 या 3 पेज लिखेंगे तो अच्छा हैंड राइटिंग आपका हो जाएगा। जितने भी मैं प्रश्नों को करा रहा हूँ आप इससे आपका क्या फायदा होगा? आपके हैंड राइटिंग में भी सुधार आएगी, और दूसरी बात आपका क्या होगा? क्वेश्चन आंसर भी तैयार होता चला जाएगा। यही आपका इससे फायदा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। तो यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? तो महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1919 में लिखी गई थी में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिस्मार्क कौन था? उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिस्मार्क आधुनिक जर्मनी का निर्माता था जो बाद में जर्मनी का संचार बना। जर्मनी का एकीकरण करना उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो उसकी उपलब्धि में आप लिख दीजिएगा जर्मनी का एकीकरण करना सबसे बड़ी उसकी उपलब्धि थी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर बड़ा फटाफट पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये टिप्स अपनाएंगे तो। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और मैं जो समझाने का प्रयास करता हूं उसको आप सुन लिया करो, फिर वीडियो को पॉज किया करो और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, ऐसे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सबका स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो और फिर अपने नोट्स में लिखना प्रारंभ कर दिया करो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, नई दास प्रथा को कब समाप्त किया गया? आंसर हो जाएगा नई दास प्रथा को वर्ष 1921 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व व्यापार संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संघ की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे संपन्न देश कौन से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी तक विश्व के सबसे संपन्न देश भारत और क्या था? चीन था। ठीक है, क्योंकि यहां से व्यापार बहुत ज्यादा ही होता था विदेशों में। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है? तो यह हो जाएगा उसका आंसर हो दोस्तों, वह स्थिति जिसके अंतर्गत निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है व्यापार अधिशेष कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? व्यापार अधिशेष कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा दोस्तों, 19वीं सदी के प्रारंभ में कौन से दो उद्योग प्रसिद्ध हुए? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में कपास और उद्योग प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कौन सा उद्योग दो प्रसिद्ध? कपास उद्योग और उद्योग यानी कोई भी उद्योग आप दे दीजिएगा यहाँ पे प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, कपास उद्योग आप कह दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक अलग उद्योग लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध हुए, कपास उद्योग और उद्योग प्रसिद्ध हुए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, फ्लाई शटल से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले करघे फ्लाई शटल कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 15 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, गुटेनबर्ग का नाम क्यों प्रसिद्ध है? जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी या लिखी? तो आंसर हो जाएगा जोहान गुटेनबर्ग को पहली प्रेस के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? पहली प्रेस के, उन्होंने पहली प्रेस का आविष्कार किया था। इनकी सबसे पहली पुस्तक थी बाइबिल। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक छापी सबसे पहले? बाइबिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रण क्रांति क्या थी? उसका मुख्य योगदान क्या था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुद्रण क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने पुस्तकों की छपाई के साथ उनकी लोगों तथा उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया। इससे बौद्धिक क्रांति का भी उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब जिसके अंदर जीव होता है, ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं वो जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, और ऐसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं वो क्या हो जाएंगे? निर्जीव अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तथा ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया जैव संसाधन अजैव संसाधन। कभी कभी जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन में अंतर भी पूछता है, तो आप लिख दीजिएगा जैव संसाधन ऐसे वह संसाधन जो सजीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, और अजैव संसाधन दोस्तों जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधन करके लिखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता वह बंजर भूमि की श्रेणी में आता है। जैसे पहाड़ी भूमि, सूखी या मरुस्थलीय भूमि, ये सब भूमि क्या होते हैं? बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं दोस्तों सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, रट्टा मत मारिएगा। रट्टा मारोगे तो एग्जाम में जैसे ही बैठोगे वैसे ही डिप्रेशन के चक्कर में भूल जाओगे। बहुत प्रेशर होता है, बहुत बर्डन फील होता है एग्जाम में, तो आपको भूलना नहीं है, सिर्फ इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। आपको 2 दिन इस पे समय देना है, बस सिर्फ 2 दिन। 2 दिन इस पे समय दे दोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। समय किस तरीके से देना है? कहानी की तरह पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। प्रश्न पढ़ो, उत्तर पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, उत्तर पढ़ो, प्रश्न पढ़ो, उत्तर पढ़ो। ऐसे पूरे को 5-5 बार सभी प्रश्नों को पढ़ो और अपने फ्रेंडों से बोलो, पूछो इसमें से जहां से पूछना है, आप फिर उसका आंसर दोगे। देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, मृदा अपरदन क्या है? इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। तो बहुत ज्यादा पूछता है मृदा अपरदन क्या है? तो ये मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि मृदा इसके 2 प्रमुख कारण बताइए, यानी मृदा अपरदन के 2 कारण क्या है? तो देखिए पहला है नदियों में बाढ़ आना। नदी में जब बाढ़ आता है ना तो क्या होती है? मृदा का कटाव होकर बहने लगता है। और दूसरा बात वनोन्मूलन, वन की कटाई की वजह से मृदा अपरदन होता है। ठीक है दोस्तों,
क्लियर हो गया। और कभी कभी पूछ लेगा मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप वृक्ष लगाएं, और दूसरा काम होगा जो आप गाय भैंस बहुत ज़्यादा चराते हो, तो चरने से क्या होता है कि वहाँ पे जो घास चर लेती हैं तो क्या होते हैं वहाँ पे धूल निकल आते, तो फिर वो धूल उड़ के दूसरे स्थान पर जाएंगे तो मृदा अपरदन के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है भूमि क्षरण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कारण बोला है तो कारण लिखिएगा, दो कारण बोला है तो पहला कारण है मानव निर्मित कारण। तो मानव निर्मित कारण के अंतर्गत खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अभी इसके पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्राकृतिक कारण क्या है, जलाक्रांतता। जलाक्रांतता मतलब समझ रहे हैं, जल बहुत ज्यादा बहाव, बहुत तेज बहाव हो तो जल का क्रांतता हो जाएगा। पवन का हवा नहीं चलना, बहता जल, ये सब क्या है दोस्तों, प्राकृतिक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वनों के कोई दो प्रत्यक्ष लाभ बताइए। वन से हमें क्या लाभ होते हैं, तो वन का पहला लाभ हो जाएगा घरेलू उपयोग में, जैसे चारा, ईंधन हेतु लकड़ी तथा वन जीवों को आवास प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये मैंने बहुत समझा कर आपको लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ जब आपसे उपयोग पूछे या लाभ पूछे तो लिख दीजिएगा घरेलू उपयोग में, दूसरा लिख दीजिएगा घरेलू उपयोग से दूसरा उपयोग में आप डाल दीजिएगा कोई औजार बनाने में। इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा के लिख देंगे, आंसर आपको मिलना ही मिलना है, आपको 2 नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हो जाए कागज, रबड़, कत्था, सिलाई, दिया सलाई, प्लाईवुड, खेल उपकरण आदि बनाने में। तो इसका घर वनों का 2 यह लाभ होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके द्वारा आप कोई भी 2 लाभ अगर आपको जो कॉमन सेंस में सूझता है उसको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन सही लिखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है वन संरक्षण के प्रति किन्हीं 2 उपायों को सुझाइए। तो पहला है वनों का अवैध दोहन न करना, दूसरा खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना। तो वन संरक्षण के रोकने का यही 2 उपाय सबसे अच्छा है, वनों का अवैध दोहन न करना, यानी वनों की फालतू कटाई फटाई मत करो। ठीक है, और दूसरी बात खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करो, जहां खाली जगह है वहां पर वृक्ष लगाओ आप। ठीक, 24 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, भारत में वनों के ह्रास के 2 कारण बताइए। तो वनों का कृषि, इसका आंसर लिखिएगा, पहला कारण है वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन होना, और दूसरा है दोस्तों झूम कृषि से वनों का ह्रास। तो वनों, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि भारत में वनों का ह्रास का कारण क्या है। ह्रास का मतलब वन जो कम होते चले जा रहे हैं उसका कारण क्या है। पहला नंबर दोस्तों वन को काट काट कर वहां पर क्या क्या की जा रही है, खेती की जा रही है। पर दूसरा कारण क्या हो जा रहा है, झूम कृषि से वनों का ह्रास। अब झूम कृषि का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैं समझा देता हूं। झूम कृषि का मतलब होता है आदिमानव लोग जो होते हैं, अभी आदिवासी आप जानते होंगे, वो क्या होता है जो जंगलों में रहते हैं वो करते क्या, जब कृषि करते हैं ना तो एक बार जहां पे कृषि करते हैं वहां पे दोबारा वो नहीं करते। जंगल में जहां उन्हें कृषि करना होता है वहां पे वो आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं तो वहां पे जितने भी छोटे मोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, सब जल जाते हैं। जल जाने के बाद वहां पर वो क्या करते हैं दोस्तों, फसल उगाते हैं। उसके बाद फिर वहां पे स्थान वो छोड़कर चले जाएंगे, फिर वन में किसी दूसरे जगह इसी प्रकार से आग लगाएंगे। तो क्या होता है, जहां पे वो आग लगाते हैं वहां पे वृक्षों को बहुत नुकसान होता है, छोटे बड़े वृक्षों को सब जल जाते हैं, वहां पे खेती करते हैं। तो ये होती है दोस्तों एग्जाम्पल वनों के ह्रास का। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कारण। अब देख लीजिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो 25 है दोस्तों, जल प्रबंधन किसे कहते हैं, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जल की कमी को कम करने के लिए जल को अनेक प्रकार से संरक्षित करने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। यानी जल की जो कमी है उसको आप जल इकट्ठा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना ही क्या कहा जाएगा दोस्तों, जल का प्रबंधन कहा जाएगा। अब आपसे बोला इनकी 2 विशेषताएं बताइए। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, या तो जल प्रबंधन किसे कहता है ये पूछेगा, या तो जल प्रबंधन की 2 विशेषताएं बताइए। इतना लंबा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, ये भी मैं पहले बता दूं। ठीक है, तो अगर विशेषताएं पूछेगा तो विशेषताओं को करिएगा, अगर किसे कहते हैं तब यहां तक लिखिएगा, और विशेषताएं पूछ लेगा तो सिर्फ यहीं से लिखना प्रारंभ करिएगा। तो पहली विशेषता हो जाएगा नदियों पर बांध बनाकर जल को संचयन करना। दूसरा, संचयन का मतलब जानते हो, रोकना। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वर्षा जल का संरक्षण एवं भंडारण करना। जो बारिश होती है उसका क्या करना दोस्तों, उसको कहीं इकट्ठा गड्ढे वड्ढे बनाकर पानी को रोकना। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे तालाब नदी बनाए रहते हैं ना, गांव समाज या शहर कहीं भी देखोगे तो वहां पे नाली होते हैं। तो नाली, नहर, तालाब में जो पानी इकट्ठा होता है ये क्या हो जाएगा, जल प्रबंधन या संरक्षण के अंतर्गत कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26।
तो क्वेश्चन नंबर 26 है, दो आंदोलनों का नाम बताइए जो बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में आरंभ किए गए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में आरंभ किया गया। तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। दो आंदोलनों का नाम जब भी पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में आरंभ किया गया, तो पहला दीजिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा लिख दीजिएगा टिहरी बांध आंदोलन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई दो उपायों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा दोस्तों सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार करना, दूसरा हो जाएगा उन्नत बीजों एवं उर्वरकों की व्यवस्था करना। तो ये दो उपाय हो जाएंगे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, रोपण कृषि की दो विशेषताएं बताइए। रोपण कृषि की, तो पहला विशेषता है रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। दूसरा दोस्तों है इस कृषि में अधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है रोपण कृषि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29, भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो पहला उत्पादक राज्य हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों बिजली का तार बनाने, सॉरी दोस्तों उत्पादक राज्य मैंने लिख दिया है यहाँ पर आंसर जो होना चाहिए भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के। तो तांबा उत्पादक के लाभ लिखिए या तांबा के मतलब उपयोग लिखिए। ठीक है, भारत के किन्हीं दो तांबा का उपयोग लिखिए या तांबा की। यहाँ पे आप दोस्तों इसका क्वेश्चन कोई कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग मैंने लिख दिया है शायद गलती से, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए पता है, भारत, यहाँ भारत के नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ रहना चाहिए था तांबा के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। तो पहला हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रश्न को, तांबा के दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तांबा के किन्हीं दो उपयोग लिखिए या कोई दो उपयोग लिखिए। ठीक है, कोई दो उपयोग लिखिए, ये प्रश्न आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो तांबा के कोई दो उपयोग लिखिए। तो पहला हो जाएगा बिजली का तार बनाने में और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं रसायन उद्योग में। ठीक है, और अगर हम तांबा के दो राज्यों का नाम पूछें तो दोस्तों यहाँ पर आपका राज्य कर दीजिएगा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, चाहे मध्य प्रदेश करिएगा, दो राज्य यहाँ पे आप कर देंगे तो आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और उपयोग पूछेगा तो यहाँ पर आप दो आंसर जो मैंने लिखा है उसको कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। तो पहला आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, दूसरा आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के दो परमाणु या आणविक बोलेगा तो आणविक, कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए परमाणु न देख के आणविक बोल देगा, ऊर्जा उत्पादन के केंद्रों का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, दूसरा नरौरा हो जाएगा परमाणु संस्था उत्पादन केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिख देना होगा, जैसे बोलेगा भारत के दो परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्रों का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा कलपक्कम, दूसरा हो जाएगा नरौरा। ठीक है, तो नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32, कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा बल्लारपुर जो महाराष्ट्र में है और दूसरा हो जाएगा नेपानपर नगर जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 33, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों समझाने का ज़्यादा समय नहीं इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, और दोस्तों अब इसको आप कहानी की तरफ पढ़ेंगे तैयार भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कैसे होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग चाहे वहाँ में रहते हो अपनी भाषा के आधार पर समुदाय सरकार का चुनाव करते हो, चाहे वहाँ पे रहते हो तो वहाँ पे चाहे जहाँ भी रहते हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, ये सब क्या करते हैं, एक बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं सब मिलकर, डच, फ्रेंच और जर्मन वाले सब मिलकर। क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है, समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन अगर 4 विषय की बात की जाए तो पहला शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा मजदूर संघ और चौथा क्या हो जाएगा, गोद लेना। तो अगर आपसे 4 विषय की बात की जाए तो 4 विषय में आप लिखिएगा शिक्षा, वन, मजदूर और गोद लेना। समवर्ती सूची का मतलब ऐसा होता है जिसमें राज्य की सहमति हो
और केंद्र सरकार की भी सहमत हो, दोनों की सहमति से जो कार्य किया जाता है वह क्या हो जाता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो आप लिखिएगा विषयों की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे शिक्षा देना दोनों को काम है, केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार मिलकर करते हैं। वन से संबंधित जो कार्य होते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। मजदूर संघ वाला ये भी, और गोद लेना ये भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है संघीय शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो अधिक सरकारें काम करें, संगठनात्मक व्यवस्था कहलाती है या संघीय शासन व्यवस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इसे आंदोलन का रवैया उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। तो यही है दोस्तों उसका अश्वेत शक्ति आंदोलन का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्रम का लैंगिक विभाजन से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और यह अपनी देख रेख में काम करती हैं तथा बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में रहता है, श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसी भी देश में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक असमानता के आधार पर वोट डालने का अधिकार रखते हैं। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया दोस्तों 39 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है दबाव समूहों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसका आंसर हो जाए किसी विशेष समूह के हितार्थ अथवा किसी विशेष योजना के हितार्थ अथवा विरोध में जन समूहों द्वारा संगठन कर सत्तासीन दल पर दबाव बनाना दबाव समूहों का निर्माण करना है। क्लियर हो गया। आप एक बार दो बार अपने से पढ़ेंगे ना तो आपको थॉट खुद मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए मेरा कर्तव्य सिर्फ प्रश्न और आंसर कराना, और मैं समझाऊंगा नहीं। यहाँ पर अगर समझाने लगूंगा तो 2-2 घंटे का वीडियो बनेगा और कोई देखेगा भी नहीं। देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है, उनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। तो देखिए मैं बता दूं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जनसंख्या जो है वो 7 है और इनका 2 नाम मैं बता देता हूं क्योंकि बोला है कि उनमें से किन्हीं 2 का नाम बताइए। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के किन्हीं दो का नाम लिखिए, तो किन्हीं 2 का नाम लिखने के लिए बोल देगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस एक है पार्टी और दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, तो 2 पार्टियों का नाम लिख दीजिएगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात की जाए तो 7 पार्टियां होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 2 का नाम पूछेगा लिखने के लिए 2 का नाम आप हंसते हंसते लिख दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किन कारकों पर निर्भर करता है, मैंने 3 कारक लिख रखे हैं। पहला देश की जनसंख्या के आकार पर, ठीक है, या आधार पर, और दूसरा जो है वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है, और तीसरा जो होता है अन्य देशों के सहयोग से। ठीक है, तो आर्थिक विकास के कारण आप अपने से भी लिख सकते हो जो आपको उचित लगे, लेकिन लिखिएगा सही लिखिएगा, नहीं तैयार रहेगा तो। और देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों तानाशाही शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति या एक दल का शासन हो, उसी का आदेश कानून माना जाए, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार ना हो, यह व्यवस्था तानाशाही कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी चलेगा राज उसी का चलेगा और कोई कुछ वहां पर कह नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला हो जाएगा बुनियादी आधार बनाने की चुनौती और दूसरा विस्तार की चुनौती। थोड़ा फटाफट करते चलिए दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन लोकतांत्रिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आमतौर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुझाव या राजनीतिक सुझाव कहे जाते हैं। अब राजनीतिक सुझाव पूछे या लोकतांत्रिक सुधार पूछे तो आंसर आपका यही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं,
कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, परिवहन सेवाएं आदि सेवाएं प्रमुख हैं किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ग्रामीण महिला के किन्हीं दो विकास के लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो पहला, ग्रामीण महिला परिवार में सम्मान होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण में रहनी चाहिए महिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 को भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें बोल रखा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारकों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उच्च प्रौद्योगिकी हैं, यातायात के विकास के साधन हैं, विश्व व्यापार संगठन और सूचना प्रौद्योगिकी आदि, ये सब क्या हैं, प्रमुख कंपनियां जो हैं वैश्वीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मौसमी बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता, साल में कुछ महीने में ये लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ये है मौसमी बेरोजगारी, समय समय पर काम मिलेगा, समय समय पर काम नहीं मिलता। तो जो समय समय पर काम मिलता है और समय समय पर काम नहीं मिलता है, ये मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुल 50 क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप 50 को तैयार कर लेते हो तो 12 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप गाइड पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे, तमाम चीजें सॉल्व हल करोगे, अनसॉल्व हल करोगे, एक भी कुछ फंसने वाला है नहीं। बस अगर मैं जितना करा रहा हूं उतना आप तैयार कर लेते हो तो 100% मैं श्योर हूं कि इससे बाहर एक भी आपका प्रश्न नहीं आएगा। ये आपका नोट्स जो बनाओगे यही आपके लिए रामबाण है। तो दोस्तों नोट्स जरूर बनाइएगा और पढ़ाई भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा है वीडियो आपको अगर पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो भाई, ताकि वो भी पढ़ लिख सके। आप नहीं चाहते हो कि उसका अच्छा नंबर आए, चाहा करो भाई, दूसरे का भला चाहोगे तो आपका भी भला होगा, जैसे मैं आपका चाह रहा हूं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग इतना सपोर्ट प्यार दिखाते हो ना, इसलिए मेरा मन भी करता रहता है कि इन बच्चों के साथ मैं धोखा ना करूं, इनको पढ़ाता रहूं। और मैं दोस्तों प्रॉमिस करता हूं आपको पढ़ाता ही रहूंगा और पूरा कोर्स कराकर ही रहूंगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट प्यार ऐसे बनाए रहोगे तो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये तो अधि लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर था, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।